गुड डे गर्ल्स। कल हमने परिसज्जा के बारे में जाना था कि परिसज्जा क्या है और परिसज्जा के उद्देश्य क्या हैं। और हम सब जानते हैं कि कच्चे वस्त्र के रॉ मटेरियल के जो रॉ फैब्रिक होता है उसको पहनने योग्य बनाने के लिए हम उसके मूल रूप में कुछ वांछनीय परिवर्तन करते हैं जो कि परिसज्जा कहलाती है। ठीक है। और अब हम आज बात करेंगे कि कौन कौन सी परिसज्जाएं हैं या परिसज्जाओं के प्रकार क्या हैं। मुख्य रूप से देखा जाए तो हम परिसज्जा को 3 प्रकारों में बांट सकते हैं। जैसे एक है बेसिक फिनिश या आधारभूत परिसज्जा, दूसरी होती है बनावटी परिसज्जा या टेक्सचरिंग फिनिश, और तीसरी होती है कार्यात्मक परिसज्जा या फंक्शनल फिनिश। राइट। अब आप यहाँ बात करेंगे हम कि आधारभूत परिसज्जा में कौन कौन सी परिसज्जाएं हैं जिनको हम इस वर्ग में लेते हैं। और आपके कोर्स में सिर्फ 4 परिसज्जाएं या 5 परिसज्जाएं हैं, वो सभी ये आधारभूत परिसज्जाओं में से ही हैं। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर आपको सभी परिसज्जाओं के नाम बताऊंगी, सिर्फ नाम बताऊंगी। बाकी डिटेल हम सिर्फ 4 या 5 जो आपके कोर्स की हैं उन्हीं परिसज्जाओं की हम बात करेंगे। तो जब हम आधारभूत परिसज्जा या बेसिक फिनिश की बात करते हैं तो इसमें जो परिसज्जाएं आती है वो है ब्लीचिंग या विरंजन करना। ठीक है, ब्लीचिंग आप सब जानते हैं। दूसरी होती है कड़ा करना या सिजरिंग बोलते हैं इसको। तीसरी है इसमें झुलसाना या सिंजरिंग बोलते हैं। चौथी है टेंटरिंग। पांचवी है वस्त्र को कूटना या बीटलिंग। छठी है मर्सराइजिंग। इसी प्रकार से सातवीं है सैनिफराइजिंग। आठवीं है वस्त्र को चिकना करना या कैलेंडरिंग। और ये कैलेंडरिंग क्या है ये आपकी डिटेल में भी है, इसलिए हम वहाँ पर इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। तो ये हैं आपकी आधारभूत परिसज्जाएं, कुछ परिसज्जाएं जो आधारभूत वर्ग में आती हैं। दूसरा जो वर्ग मैंने इसका बताया आपको वो है बनावटी परिसज्जा या टेक्सचरिंग फिनिश। तो जब हम उसके टेक्सचर में जब हम परिवर्तन करते हैं वस्त्र के, वो आपकी टेक्सचरिंग फिनिश कहलाती है। और क्योंकि हम उसको ऊपर से उसमें करते हैं तो इसलिए वो बनावटी कहलाती है। राइट। तो इसमें सबसे पहली आती है एम्बॉसिंग या एम्बॉस करना। दूसरी कहलाती है मोयरिंग। तीसरी कहलाती है शिनरिंग। चौथी कहलाती है नेपिंग। पांचवी है फ्लॉकिंग। तो ये है आपकी बनावटी परिसज्जा। इन सब में अलग अलग इनके नाम काम के अकॉर्डिंग इनके नाम दिए गए हैं। तो इसको हमको विस्तृत रूप से नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपके नाम की जानकारी आपको होनी चाहिए। अपरिचित शब्द आपके लिए कोई नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको सारे नाम बता दिए हैं। तीसरे प्रकार की और जो सबसे उपयोगी परिसज्जा है वो है कार्यात्मक या फंक्शनल फिनिश। तो कार्यात्मक परिसज्जाओं में सबसे पहले आती है स्थिर विद्युत अवरोधक यानी एंटी स्टैटिक फिनिश। ठीक है। दूसरी है इसमें अवशोषण क्षमता परिसज्जा, एब्जॉर्बेंसी फिनिश। तो जिन वस्त्रों में अवशोषण का गुण नहीं होता है उनमें पैदा कर दिया जाता है परिसज्जा के द्वारा, और जिनमें होता है तो उसमें अगर हमको हटाना होता है तो हम उसमें से उसको हटा भी सकते हैं किसी विशेष परिसज्जा के द्वारा। तो अवशोषण क्षमता परिसज्जा। फिर आती है आपकी इसमें बैक्टीरिया अवरोधकता, यानी बैक्टीरिया से बचाने के लिए जो परिसज्जा कहलाती है वो आपकी होती है बैक्टीरिया अवरोधक परिसज्जा। बैक्टीरिया के साथ साथ नेक्स्ट है इसमें फफूंदी अवरोधकता यानी मिल्ड्यू रेपेलेंट फिनिश, जो फफूंदी को उत्पन्न होने से रोकती है। इसी प्रकार से इसमें आती है कीड़ों से बचाव परिसज्जा, मॉथ प्रूफिंग फिनिश। नेक्स्ट है आपकी जल अवरोधकता जिसको हम बोलते हैं वाटर प्रूफ फिनिश। जल अवरोधकता के अलावा इसमें आती है पानी अपकरण या जल अपकरण, वाटर रेपेलेंट, तो जो पानी का विरोध करती है वस्त्र पे गिरने से। तो जल अपकरण फिनिश। और इसके बाद में है सिकुड़न प्रतिरोधकता यानी श्रिंकेज कंट्रोल। फिर आती है आपकी अज्वलनशीलता या अग्नि अवरोधकता, ये भी एक प्रकार की फिनिश है और नाम से स्पष्ट है, कईयों के कार्य तो आपको उसके नाम से ही पता चल जाएंगे। इसके बाद में आती है घर्षण अवरोधकता यानी एब्रेशन रेजिस्टेंस। फिर है आपकी इसमें सलवट अवरोधकता या क्रीज रेजिस्टेंट। और अगली है मिट्टी और धब्बों के प्रति अवरोधकता यानी सॉइल एंड स्टेन रेपेलेंसी।
यानी दाग धब्बों को लगने से रोकने वाली परिसज्जा। और लास्ट है इसमें टिकाऊ स्थिर प्रेस यानी ड्यूरेबल प्रेस या ड्यूरेबल आयरनिंग या ड्यूरेबल क्रीज जिसमें हम उत्पन्न करते हैं, वो आपकी आती है। ये सारी परिसज्जाएं वो है कार्यात्मक परिसज्जा में। अब हम बात करेंगे एक एक करके जो आपके कोर्स में है। ठीक है, आपके कोर्स में सबसे पहली परिसज्जा है वो है ब्लीचिंग या विरंजन करना, और इंग्लिश में भी इसको ब्लीचिंग ही बोलते हैं। और ब्लीचिंग शब्द से मेरे ख्याल में आप सब परिचित होंगे। तो ब्लीचिंग प्रक्रिया के द्वारा वस्त्र को सफेद बनाया जाता है। मानवकृत तंतुओं को, मैनमेड फाइबर्स को अधिक सफेद बनाया जाता है या स्पिनरेट में से गुजार कर बनाते समय ही ब्लीच कर दिया जाता है। लेलन वस्त्रों की सफेदी में विविधता रखी जाती है और उपयोग के आधार पर उन्हें ब्लीच किया जाता है। ऊनी और सूती वस्त्रों को ब्लीच करना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि वह सफेद रंग के अनेक शेड्स में उपलब्ध होता है। सूती वस्त्र में कहीं कहीं पर काले भूरे धब्बे पड़ जाते हैं और पूरे वस्त्र को एक समान साफ करने के लिए, एक समान कलर देने के लिए भी कई बार ब्लीच किया जाता है। ब्लीच प्रक्रिया से वस्त्र पर उपस्थित कई सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नष्ट हो जाते हैं और अवशोषण क्षमता अधिक हो जाती है। वस्त्र की अवशोषण क्षमता अधिक हो जाती है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, ब्लीचिंग एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीकारक जैसे क्लोरीन या सोडियम विरंजक या हाइड्रोजन पेरोक्साइड द्वारा ब्लीच किया जाता है। विरंजक का उपयोग वस्त्र की प्रकृति के अनुसार होता है, जैसे ऊनी और अन्य प्रोटीन तंतुओं पर सल्फर के विघटित रिड्यूसिंग ब्लीच काम में लेते हैं, परंतु इसका असर कुछ समय के लिए ही रहता है। और जो ऑप्टिकल ब्लीचेस हैं यानी दृष्टीय ब्लीच हैं, उनका उपयोग सफ़ेद वस्त्रों पर किया जाता है। इसके रसायन वास्तव में ब्लीच नहीं करते हैं, लेकिन यह प्रकाश की किरणों को परावर्तन का जो कोण होता है उसको बदल देती हैं, जिससे सिर्फ नीला प्रकाश ही परावर्तित होता है और इस प्रक्रिया से सफ़ेदी बहुत उभर कर आती है। इस प्रक्रिया में फ्लोरोसेंट रंगहीन रंजक का उपयोग किया जाता है जो अदृश्य पराबैंगनी किरणों को दिखने वाले प्रकाश में परिवर्तित कर देती है। तो आपने देखा होगा कि आला और नील, और इसमें कई प्रकार की नील इसमें आती थी और आती हैं, जिनका उपयोग हम विरंजन के लिए करते हैं, ब्लीचिंग के लिए करते हैं, वस्त्रों में सफ़ेदी लाने के लिए करते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है ब्लीच करने की मेनली हम सूती वस्त्रों पर करते हैं। और जब हमको ऊनी या सिल्क के वस्त्रों को जब हमको ये करना होता है, ब्लीच करना होता है, तो हम उसमें सल्फर के विघटित पदार्थों का काम में लेते हैं। राइट, तो ये है आपका ब्लीचिंग करना। दूसरी जो आपके कोर्स में है वो है कड़ा करना या साइजिंग बोलते हैं इसको। यह क्रिया, साइजिंग की क्रिया अस्थायी होती है तथा रगड़ लगने या धुलाई के पश्चात समाप्त हो जाती है। वस्त्र को कड़ा या सख्त करने के लिए स्टार्च, जिलेटिन, शुगर, वनस्पति गोंद, केसीन जो कि एक प्रकार का प्रोटीन है, गोंद, एल्ब्यूमिन, रेजिन, मोम, मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। यह प्रक्रिया वस्त्रों की रचना में परिवर्तन लाने तथा सतह के दोषों को छिपाने के लिए तथा सतह के छिद्रों को बंद करने के काम आती है और इसके प्रभाव से वस्त्र की सतह पर चिकनापन, कोमलता और चमक आ जाती है। ठीक है, तो कड़ा करने के ये फायदे हैं और इसीलिए जो कड़ा करने की प्रक्रिया भी हम किस में करते हैं, मेनली हम सूती वस्त्रों में करते हैं, जिस पर हम स्टार्च या जिलेटिन का या वनस्पति गोंद का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो आपके सिल्क के वस्त्र होते हैं उन पर भी हम चरक के रूप में उसको कड़ा करते हैं। हम इसे कहते हैं चरक करा और उसके ऊपर हम ग्लू का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से जो आपके वेजिटेबल गम्स होते हैं उनका भी प्रयोग इनके ऊपर
सड़क करने के लिए या उनको कड़ा करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट जो आपकी इसमें परिसज्जा है वो है टेंटरिंग। टेंटरिंग क्या होती है? टेंटरिंग प्रक्रिया में ताने और बाने के सूत एक दूसरे से 90% का कोण बनाने के लिए खींचे जाते हैं। इस प्रक्रिया में वस्त्र को खींचकर सही आकार और रूप का बनाया जाता है। इसके लिए मशीन के दोनों सिरों पर, जो टेंटरिंग मशीन है उसकी दोनों सिरों पर पिन लगे रहती हैं, जिसमें वस्त्र की जो किनारी होती है, जो सेल्वेज होती है, उसको फंसा दिया जाता है। एक समान चौड़ाई देने के लिए वस्त्र पर गर्म भाप या स्टीम और अन्य परिसज्जा दी जाती है। इसके पश्चात वस्त्र को ड्रायर में से गुजारकर, ड्रायर यानी सुखाने वाली मशीन में से गुजारकर सुखा दिया जाता है। आजकल कई तंतु ताप सुनम्य या थर्मोप्लास्टिक होते हैं और इसी कारण ताप चिर स्थायित्व, जिसको हम हीट सेट, हमने पहले भी बात करी थी, हीट सेट की प्रक्रिया के साथ ही संपन्न करते हैं। कई वस्त्रों को विरंजन, रंगाई और धुलाई प्रक्रिया टेंटरिंग मशीन पर वस्त्र को खींचकर रखने पर दी जाती है। इस प्रक्रिया से वस्त्र की लंबाई और चौड़ाई वांछित दिशा में आ जाती है। यानी जब वस्त्र बनता है तब वह टेढ़ा मेढ़ा होता है और उसमें आपको ताने और बाने के बीच में 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता, तो वस्त्र आपको सीधा नहीं मिलेगा, उसके चारों कोने आपको सीधे नहीं नजर आएंगे। तो उसके लिए हम उसमें टेंटरिंग की प्रक्रिया या टेंटरिंग नामक परिसज्जा का उपयोग करते हैं। राइट नाउ नेक्स्ट वन इज है मर्सराइजिंग। मर्सराइजिंग जो परिसज्जा है, इस प्रक्रिया में वस्त्र पर कास्टिक सोडा या क्षार की प्रतिक्रिया कराई जाती है, सोडियम बाइकार्बोनेट। यह एक रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसका आविष्कार 1844 में जॉन मार्शल ने किया था। मर्सराइजिंग प्रक्रिया ज्यादातर सूती वस्त्रों पर की जाती है। लिनन के वस्त्रों पर भी यह प्रक्रिया सफल रहती है। इस प्रक्रिया से वस्त्र की कोमलता, चमक और मजबूती बढ़ जाती है। साथ ही रंग और जल में घुलने वाली परिसज्जा की सादृश्यता या एफिनिटी बढ़ जाती है। सूत की मर्सराइजिंग यानी यान मर्सराइजिंग अलग से संपन्न की जाती है और वस्त्र की अलग से। इस विधि में विभिन्न प्रकार के रोलर में से सूत को गुजारा जाता है और परिसज्जा होने पर वह घुल जाता है। वस्त्र का मर्सराइजिंग का उपयोग टेंटरिंग मशीन पर खींचकर फैला दिया जाता है और वस्त्र पर कास्टिक सोडे का घोल फैला दिया जाता है। रगड़ने के पश्चात वस्त्र को उदासीन या न्यूट्रलाइजिंग करने के लिए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग करते हुए उसे धोया जाता है। वस्त्र में मर्सराइजिंग के पश्चात कास्टिक सोडा अणु की पुनर्व्यवस्था कर देता है, मतलब रीअरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसके कारण उसकी अवशोषण क्षमता बढ़ जाती है। हाइड्रोक्सिल समूह अधिक जल को सौंपता है। मर्सराइजिंग के पश्चात वस्त्र की मजबूती भी बढ़ जाती है क्योंकि तंतु फूलकर फैल जाते हैं और समानांतर स्थिति में आ जाते हैं। इस चक्र पर सरलता से दबाव नहीं पड़ता है तथा वस्त्र मजबूत बन जाता है। वस्त्र में चमक बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो यह है मर्सराइजिंग की प्रक्रिया, राइट। एंड नेक्स्ट वन इज और लास्ट वन इज वस्त्र को चिकना करना या कैलेंडरिंग। कैलेंडरिंग एक यांत्रिक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में वस्त्र को आवश्यकता अनुसार चिकना किया जाता है। इस विधि में वस्त्र कई रोलरों के बीच से गुजरता है। कैलेंडरिंग की प्रक्रिया कई प्रकार से की जाती है, जिसमें है आपका एक होता है साधारण कैलेंडर, दूसरा होता है घर्षण कैलेंडर, जिसको साधारण कैलेंडर को बोलते हैं सिंपल कैलेंडर,
घर्षण कैलेंडर को बोलते हैं फ्रिक्शन कैलेंडर। तीसरा होता है मोरे कैलेंडर। चौथा होता है शिनर कैलेंडर और लास्ट होता है नक्काशी या एम्बॉसिंग कैलेंडर। अधिकतर कैलेंडर मशीन में 3 या अधिक रोलर्स का उपयोग किया जाता है। पहला रोलर सख्त धातु का बना होता है, इसके पश्चात नरम कपड़े का बना रोलर और अंत में ठोस कागज का बना रोलर होता है। की तुलना घर में काम में आने वाली प्रेस या आयरन से की जा सकती है। प्रेस की हुई सतह तैयार हो जाती है या आयरन की हुई सतह तैयार हो जाती है। वस्त्र को पहले नम कर लिया जाता है, मॉइस्ट कर लिया जाता है, जैसे कि हम प्रेस करने के पहले वस्त्र को करते हैं उसी प्रकार से, और धातु के बने रोलर को गर्म कर लेते हैं। वस्त्र इन रोलरों में से गुजरता है। वस्त्र गुजरने की गति इतनी रखी जाती है जिसमें वस्त्र से जो सलवटें हैं वस्त्र के ऊपर वो दूर हो जाएं, और इस प्रक्रिया के बाद वस्त्र में चमक आ जाती है। राइट। दूसरी है घर्षण कैलेंडर। तो घर्षण कैलेंडर में या फ्रिक्शन कैलेंडर में इस विधि का उपयोग वस्त्र पर अत्यधिक चमक लाने के लिए किया जाता है। सर्वप्रथम वस्त्र पर स्टार्च तथा मोम लगा देते हैं। यह परिसज्जा अस्थायी होती है। रेजिन के द्वारा परिसज्जा देने के पश्चात वस्त्र को कैलेंडर के रोलरों के बीच से तेजी से गुजारा जाता है और रोलर का तापमान अधिक रखा जाता है, यानी उनको गर्म रखा जाता है। इस प्रक्रिया से वस्त्र पर रगड़ लगती है और पॉलिश प्रक्रिया के समान वस्त्र पर अत्यधिक चमक आ जाती है। ठीक है। मॉयरिंग जो विधि है मॉयरिंग कैलेंडरिंग की, तो यह विधि लगभग 200 सालों से काम में ली जा रही है। इस प्रक्रिया में जल के समान धारियां यानी वस्त्र के ऊपर वाटर मार्क्स बन जाते हैं और रिब सिल्क और ऊनी वस्त्र पर यह प्रक्रिया की जाती है। एसीटेट वस्त्रों पर स्थायी मोरिंग की जाती है और रिब वस्त्र जैसे टफेटा पर मोरिंग सपाट कैलेंडरिंग द्वारा डिजाइन बनाई जाती है। कई बार रिब वस्त्रों की 2 तह एक दूसरे के ऊपर रखकर किनारों पर से सिलाई द्वारा या अन्य साधन से जोड़कर चिकने गर्म धातु के रोल में से गुजारा जाता है। वस्त्र के चपटे भाग से प्रकाश अधिक परावर्तित होता है और बिना चपटे भाग से अलग या भिन्न नजर आता है। वस्त्रों पर दबाव डाला जाता है तब यह प्रभाव या मोरिंग का प्रभाव उस वस्त्र पर नजर आने लगता है। जो एम्बॉस कैलेंडरिंग है उसमें एम्बॉस का मतलब होता है उभरा हुआ। तो एम्बॉस विधि में वस्त्र की सतह पर डिजाइन को उभार दिया जाता है। एम्बॉस विधि ताप संवेदनशील तंतुओं के उपयोग होने के पश्चात अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। परिसज्जा द्वारा वस्त्र को टिकाऊ, धोने योग्य और एम्बॉस या उभरे हुए डिजाइन बनाए जाते हैं। नायलॉन, एक्रिलिक, एसीटेट, पॉलिएस्टर और धातु और नायलॉन से निर्मित वस्त्रों के उपयोग इस विधि में किया जाता है। एम्बॉस किए हुए वस्त्र अधिक मूल्यवान हो जाते हैं, उनका मूल्य बढ़ जाता है। ठीक है। और लास्ट इसमें श्रिंजरिंग। तो श्रिंजरिंग में श्रेनर जो है वो रोलर धातु के बने होते हैं और इनमें 200 से 300 महीन तिरछी रेखाएं खुदी हुई होती हैं। इस विधि में वस्त्र पर सूक्ष्म ऐंठन के समान स्वरूप दिखाई देता है। यह परिसज्जा अस्थायी होती है और धुलाई के पश्चात समाप्त हो जाती है। रेजिन तथा ताप सुनम्य रेशों के उपयोग होने से यह परिष्कृति स्थायी रूप ले लेती है। इस प्रक्रिया के पश्चात वस्त्र में चमक लंबे अंतराल तक बनी रहती है और इस परिष्कृति में वस्त्र चपटे होकर बीच के रिक्त स्थान को भर देते हैं और संपूर्ण सतह को ढककर कोमलता प्रदान करते हैं। सूती, साटिन तथा डिमास्क वस्त्रों को अधिक
प्रदान करने के लिए यह परिष्कृति उपयुक्त रहती है। तो ये हैं सारे आपके कैलेंडरिंग के प्रकार और परिसज्जा कैलेंडरिंग वाली, और ये 5 प्रकार जो है परिसज्जाएं ही आपके कोर्स में है, तो बाकी के मैंने आपको नाम बता दिए हैं। तो आपके लिए आज के बाद में कोई भी परिसज्जा का नाम अपरिचित नहीं होना चाहिए। और हम वस्त्रों के सामान्य गुणों के अंदर भी देख चुके हैं, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।